बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी आप पूरी तरीके से कर रहे हैं और बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन में ये वॉल्यूम थर्ड मास्टर स्ट्रोक जोड़ने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो सभी दोस्तों को एक बार मेरा नमस्कार और प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से करिए। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कल से जो है लगातार क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आज इस मास्टर स्ट्रोक के थर्ड वॉल्यूम में आप अच्छे से इस बात का जरूर याद रखें कि ये वॉल्यूम आपके लिए वरदान साबित होगा। महासंग्राम है ये। 3 वॉल्यूम में मैंने पूरा मास्टर स्ट्रोक आपको दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा। तो इस वॉल्यूम में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो एक एक टॉपिक के डिस्कशन के साथ ये वीडियो आज हमारी आपके साथ में होगी। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक भी लाइन होने नहीं, एक भी सेकंड होने नहीं। कौन सा सेकंड आपका क्वेश्चन बना करके सिलेक्शन दे जाएगा हमें भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से। अगर हम लोग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पर चलते हैं तो यहाँ नोट करिए कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में एक तो हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक आना निश्चित है। हाइब्रिडाइजेशन sp से लेकर के आप नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन तैयार करेंगे, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन तैयार करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तैयार करेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन तैयार करेंगे और sp3d2। इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आपको एक ट्रिक भी बताता हूं, इस फार्मूले को भी ध्यान रखिएगा। H इज इक्वल टू होता है H इज इक्वल टू हाफ प्लस H इज इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस A। इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं CH4 ले लेता हूं, CH4 अगर मैं ले लेता हूं तो CH4 में हम लोग देखते हैं कार्बन, यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, यानी H की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दिखाई देते हैं 4। वैसे तो 6 होते हैं, 4 बैलेंस। मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन के 4 जुड़े हैं, ना इस पे कैटायन है ना इस पे एनायन है, यानी टोटल आपका आंसर आ जाता है 8/2 मीन्स आ जाता है 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ गई, यानी सिंपल से जवाब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल। ठीक है, एक तो ये जवाब आप ध्यान दीजिए। दूसरी तरीका ये है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो एक सिंपल है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी अगर आपको पता है, जैसे CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इस स्ट्रक्चर में अगर मैंने सिग्मा बॉन्ड नोट किए तो आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल बची हुई p की 3 हो गई, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल में भी आपके 2 लोन पेयर यहां पर दिखाई दे रहे होंगे और 2 लोन पेयर के बाद 2 सिग्मा है, तो 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, टोटल 4 आया। मतलब यहां पर भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई भाई। अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन मॉलिक्यूल्स के साथ साथ में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर आपको परेशान करता होगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। टोटल यहां पर 4 आ जाता है। यहां हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी बात आपको बताता हूं यहीं पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दे दिया यहां पर और इसके ऊपर लगा दिया स्टार, ये बीच वाले पर स्टार लगाया ना, तो यहां पूछ लिया इस पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इसके कपड़े उतार दो और जैसे ही आप इसके कपड़े उतारोगे इस पे जो बॉन्ड दिखाई देगा वो आपको देखने को मिलेगा
कि भाई देखो इसके चारों तरफ 1 2 3 सिग्मा है और एक पाई है, तो 3 सिग्मा का मतलब हो गया, पाई गिना नहीं जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 एक sp2। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई चीजें आ सकती हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में एक तो शेप भी पूछी जा सकती है, कि शेप कौन सी होगी, तो आपको मैं बताऊंगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में आप लीनियर शेप को याद रखिएगा, लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, ये शेप भी बोलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर होती है उससे हम लोग टेट्राहेड्रल शेप देते हैं, तो यहां पर मैं टेट्राहेड्रल लिखे दे रहा हूं। इसी तरीके से sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखी जाती है, तो यहां लिख देता हूं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होती है तो शेप आपकी यहां पर ऑक्टाहेड्रल। तो ये वैल्यूज आप मतलब वैल्यूज का मतलब ये नाम जरूर याद रखेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जवाब जरूर देंगे। ये शेप की 100% एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन एक आपको मिलना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। जब हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ लें तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जरूरी हो जाता है कि आप 2-3 चीजें और पढ़ें, जैसे कि अगर बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट की, तो यहां से इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। यानी कि डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया कि बताओ ये कौन सा इफेक्ट है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भैया ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में एक तो एसिडिक ऑर्डर जरूर याद रखना, एसिडिक ऑर्डर यानी कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक कौन उससे कम। दूसरा बेसिक ऑर्डर याद रखिएगा, बेसिक ऑर्डर। अब आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एसिडिक और बेसिक ऑर्डर में, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है, और पोलैरिटी डेवलपमेंट के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन की चेन पर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ये पढ़ाया जाता है। अब अगर मान लो पूछा गया कि FCH2 COOH ये एक कंपाउंड है, एक आपका Cl CH2 COOH एक कंपाउंड है, एक आपका Br CH2 COOH एक कंपाउंड है, एक आपका ICH2 COOH कंपाउंड है। कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर वाला जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी वजह से ज्यादा एसिडिक होगा, H जल्दी रिलीज करेगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एसिडिक करेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहां पर लगा दिए। इसी तरीके से अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो मान लीजिए Cl3CCOOH ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक है, 3 क्लोरीन लगे हैं। इसी तरीके से Cl2CH COOH ये भी एसिडिक लेकिन थोड़ा कम हो गया, ClCH2 COOH ये उससे कम हो गया। उसके बाद आपका CH3 COOH ये सबसे कम एसिडिक हो गया। इसका भी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है। अगर सीरीज ये बहुत अच्छी चलती तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। और फॉर्मिक एसिड को भी हम लोग एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक मानते हैं, कारण ये है कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मोर है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो यहाँ पर मोर होता है, ठीक है, यहाँ पर लेस हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, जबकि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो अंदर की तरफ पुश करता है। इसी कारण से H यहाँ पर जल्दी रिलीज होगा और ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। लेंथ के अकॉर्डिंग भी मैंने पूरे बहुत सारे पढ़ाए हैं,
कि अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ CH और यहाँ नीचे Cl लगा दिया जाए और यहाँ COOH, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू कि मॉलिक्यूल में यहाँ पर Cl आ जाए, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COOH हो जाए। इससे पहले कि यहाँ पर CH2 CH2 फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ COOH हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर भी मैंने डिक्रीजिंग में ही लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा खासा मिल सकता है। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो गैसियस स्टेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गैसियस स्टेट में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का एमीन, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल एमीन। ये ज्यादा जो है बेसिक कैरेक्टर का यही ट्रेंड रहता है गैसियस स्टेट में। अगर एक्वस कंडीशन आ जाती है, कहीं पर एक्वस कंडीशन आ जाती है तो 2 डिग्री 2 डिग्री, फिर आपका आ जाता है 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री और फिर लास्ट में आ जाता है 3 डिग्री। ये इसे बोलते हैं हम लोग किसके लिए, मिथाइल एमीन के लिए। इसे हम लोग मिथाइल एमीन के लिए बोलते हैं, क्योंकि मिथाइल एमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट होती है, इसलिए 3 डिग्री कम हो जाता है। जबकि इथाइल के केस में 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री, ये केस हो जाता है आपका इथाइल का। लेकिन ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी एक्वस में काम करेंगी भैया, इस बात का ध्यान देना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की केवल डेफिनेशन पढ़ के चले जाइएगा, बहुत इसमें नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमेरिक में केवल डेफिनेशन पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में केवल क्या पढ़ना है आपको, केवल डेफिनेशन पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ के चले जाना, आपका भला हो जाएगा 100%। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम जरूर याद रखना कि इसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं, पूछा जाता है बेकर नेथन, बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और बेकर नेथन के बाद इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड भी नहीं होता, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस पे क्वेश्चन आएगा। और इसे डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या पाई ऑर्बिटल, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावना पूरी है कि डेफिनेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आखिरकार ये क्या पूछा जा रहा है। तो इस पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम्पल बन सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजोनेंस एनर्जी का भी कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं कि रेजोनेंस, रेजोनेंस की एनर्जी पूछ सकते हैं कि किसकी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी रेजोनेंस की कम होगी। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दोस्तों मैं बता रहा हूं। यहाँ पर कोई मैं आपसे बहुत बड़ी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये जो मैं बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जिम्मेदारी के साथ ये बोलता हूं कि इनको अगर पढ़ के जाओगे तो उम्मीद करेंगे कि टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने पहले भी बताया है कि एक मीजोमेरिक इफेक्ट और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में, मीजोमेरिक इफेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे तो 100% आना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर तो 100% आना है, इसलिए इन टॉपिक्स को छोड़िएगा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में खासकर इंटर और इंट्रा के डिवीजन को जरूर पढ़ के चले जाइएगा। यानी एक होता है, आपको पता होना चाहिए, इंट्रा मॉलिकुलर, एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर और एक होता है आपका इंटर मॉलिकुलर। इनके एग्जाम्पल इंटर मॉलिकुलर,
इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिए, कुछ ना पढ़े तो आप इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो HF एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वाटर के मॉलिक्यूल को भी आप कंसीडर कर लेते हो तो इसके अंदर भी आपको कौन सी बॉन्डिंग दिखाई देती है? इसके अंदर भी आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है। कौन सी बॉन्डिंग दिखाई देती? इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो हम इसको बना देते, 2-3 मॉलिक्यूल आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। और ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाई, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाई 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया में भी भैया वही कंडीशन है जो कंडीशन बाकी सब में दिख रही है। इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इनको भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी। इस तरीके से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हैं। यहाँ एक चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि कारण ये कि इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी ऑक्सीजन की ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, फिर भी इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो ये एक ऑर्डर भी आप याद रखिएगा। स्टेबिलिटी का और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ, एनर्जी कहाँ पर लेगा। ये इंटर के एग्जाम्पल मैंने सभी बता दिए। अगर आप लोग इंट्रा के एग्जाम्पल में इंटरेस्टेड, एक इंटर का एग्जाम्पल और भी देख लीजिए। इंटर के एग्जाम्पल में पैरानाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं पैरानाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है ना, इस तरीके से आप पैरानाइट्रोफिनॉल को भी बना सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, अगर आपने ये नोट कर ली तो समझ लेना कि आपका विजय निश्चित हो जाएगी। अब ये एग्जाम्पल हुए इंटर के। अब इंट्रा के एग्जाम्पल आप समझ लें, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो आपको पैरानाइट्रोफिनॉल की जगह यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उठा लेना है। ये आपका हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो यहां मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिख दिया। सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलएल्डिहाइड दोनों ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सैलिसिलएल्डिहाइड ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो सैलिसिलिक एसिड भी ये बॉन्डिंग दिखाता है, तो ठीक है, इसे भी आप बना सकते हो इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं डीएनए मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। प्रोटीन के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में भी ये आपके रिस्पॉन्सिबल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके एग्जाम्पल भी आप कम से कम ध्यान करके जाइएगा पेपर में, तो बहुत ही लाभ आपको होगा। तो साथियों, ये मेरे लिए बात बहुत जरूरी है कि मैंने आपको यहाँ पर 2 चीजें बताई। एक तो मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म से जुड़ी हुई बातें भी मैंने आपको बताई, और साथ में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग भी बताया। तो यहीं पर स्लैश मार देता हूँ, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, यानी कि 2 टॉपिक यहाँ पर मैंने कवर कर दिए, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। क्लियर हो गई? शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों टॉपिक में इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, तो दोनों की इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पर। ये स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ करके चले जाना है, तो यहाँ पर मैं टॉपिक नंबर 3 डाल देता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं आपको नोटिस करवाऊंगा कि केवल आप मात्र जो मैं बता रहा हूं उतना पढ़ना, इससे ज्यादा समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करिएगा। नंबर 1, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेरी ट्रिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ट्रिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। ये ट्रिक अगर आप पढ़ करके चले जाते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आप ट्रिक्स जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सिस और ट्रांस, इजेड के साथ में
EZ तो आपको पढ़ना ही है 100%, एंटीगीगन और जूसामेन पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ना, ज्यादा नहीं कुछ करना है आपको, इनके एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। डी और एल सिस्टम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपसे बात कर दूं सिस और ट्रांस। ये सब पहचानते होंगे, ये मैंने बहुत वीडियोस भी डाली हैं, सिस और ट्रांस के एग्जाम्पल भी आप ध्यान देना। दूसरा चल लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भैया क्या पढ़ना है आपको, केवल डीएल सिस्टम पढ़ के और आरएस चले जाना, कुछ नहीं करना है। यहां पर डी और एल ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान देना, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ये डीएल और आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत आते हैं एग्जाम में। यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन मैंने खूब कायदे से पढ़ाए हैं, खूब कायदे से पढ़ाया है, इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ये एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ने, इनके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ने, ध्यान करिए, नोट करिए इस बात को कि डीएल सिस्टम पर एग्जाम्पल जरूर पढ़ने, आरएस पर भी जरूर पढ़ने हैं, सिस और ट्रांस और ईजेड पर भी पढ़ने। किताब आपके सामने, यहाँ पर मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ वीडियो का ये कि आपको रिमाइंड कर दूं कि ये चीजें पढ़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। तो यहां पर टॉपिक हम बना लेते हैं फोर्थ, एल्केन, एल्किन्स। फिफ्थ टॉपिक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सिक्स्थ टॉपिक एल्काइंस। इस टॉपिक में भैया क्वेश्चन निश्चित है कि कम से कम 4 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन ये टॉपिक उठा करके लाए। नंबर 1, सबसे पहले तो आप वुड्स रिएक्शन जरूर पढ़ना। वुड्स रिएक्शन कोई रोक नहीं पाएगा इसे, वुड्स रिएक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें इंपॉर्टेंस है कि क्या नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है इस रिएक्शन से, क्या नहीं बनता है। तो आपको जवाब भी देना चाहूंगा कि इससे जो है वो मीथेन नहीं बनता है। याद रखना, इससे मीथेन नहीं बनता है, ये बात आप याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 एल्काइल हैलाइड लेने पड़ते हैं, और जब 2 एल्काइल हैलाइड लेंगे तो फिर संभावना पूरी है कि मीथेन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको याद होगा, यहां से R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX निकल जाता है। ड्रॉबैक है, इससे ऑड नंबर एल्केन भी नहीं बनाए जाते हैं, तो इसका एक ये ड्रॉबैक, ऑड नंबर एल्केन इससे नहीं बनते हैं। ये भी एक ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ऑड नंबर एल्केन नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए, नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और छोड़ना किसी कीमत पर ये चीज नहीं है। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं ना, ये वरदान है आपके लिए, छोड़ के मत चले जाना कहीं पर। दूसरा पॉइंट, एल्केन में आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि रिएक्शन का नेचर कौन सा होता है, एल्केन्स कौन से नेचर की रिएक्शन शो करते हैं। एल्केन्स का जो रिएक्शन नेचर है वो पढ़ लेना, रिएक्शन नेचर। जानकारी के लिए भी आपको बता देता हूं, ये आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और साथ ही साथ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी खूब फॉलो करते हैं। तो ये 2 चीजें इसमें याद रखना, बाकी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक काम और कर लेना है कि रिएक्शंस जैसे कि जनरल सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये पढ़ते हो, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन में क्या क्या बनता है आपको पता है कि क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इस तरीके की रिएक्शन जो मीथेन इथेन वाली है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एल्कीन में जब आप जाएंगे तो नोट करके रखो बिल्कुल 100%, अब यहाँ कॉमन लिख रहा हूं। एक तो मार्कोनिकॉफ का रूल, मार्कोवनी कॉफ्स, मार्कोवनी कॉफ्स रूल जरूर पढ़ लेना। इसी का खैरस इफेक्ट जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, या खैरस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, खैरस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल,
या खैरस इफेक्ट, ये दोनों ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, दोनों ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके लिए बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि अगर एरो, मान लो ये मैंने प्रोपीन लिया और इस प्रोपीन पर मैंने HBr का अटैक कराया, ठीक है, HBr का अटैक कराया और HBr के नीचे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो निश्चित है कि वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3। और अगर मान लीजिए यहाँ पर HBr तो लिखा ही हुआ है, साथ में ऑर्गेनिक परऑक्साइड लिख गया, तो फिर आप ये मान लेना कि यहाँ पर CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2Br बनना भी निश्चित है। तो ये एरो बता देगा आपको कि इफेक्ट कहाँ पर, यहाँ ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल चाहे वाटर हो इस पे भी लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल HCl पर भी लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल HI पर भी लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल HBr पर भी लग जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास इफेक्ट जो है वो केवल और केवल HBr पर ही काम करता है। ये बात भी आप नोट करके जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपने इंपॉर्टेंट समझना है तो फिर एल्कीन की जो रिएक्शन है, एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन जो है वो आप KMnO4 के साथ जरूर पढ़ लेना, KMnO4 के साथ जरूर बच्चा पढ़ के चले जाना। जैसे एक रिएक्शन मैं बता देता हूं, ये मैंने एल्कीन लिया और एल्कीन में मैंने ये दिखाया वाटर, ये दिखाया ऑक्सीजन, ये कहां से आया, ये बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में आया होगा, बेयर्स रिएजेंट। अब ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन को, एल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो यहां से CH2OH हो जाएगा, यहां से भी आपका CH2OH हो जाएगा, ठीक है, तो ग्लाइकॉल बन जाता है। इसी तरीके से एल्काइंस में अगर आप चले, यहां पर पॉलीमेराइजेशन और एक देख लेना, पॉलीमेराइजेशन ज्यादा नहीं, पॉलीमेराइजेशन पता है आपको, पॉलीमेराइजेशन में आपका पॉलीथिन बनता है। एल्काइंस की अगर मैं बात करता हूं तो एल्काइंस में नंबर 1, एक तो किस टाइप की रिएक्शन है, अभी आपने ऊपर देखा कि जो एल्कीन में रिएक्शन थी वही एल्काइन में चलेंगी। यहाँ पर मैक्सिमम रिएक्शन एडिशन और रिएक्शंस होती है, इस बात का ध्यान देना। इसमें भी वही, एक तो आपको KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये जरूर पढ़ के चले जाना, छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। और साथ ही साथ एक रिएक्शन Hg डाई पॉजिटिव ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4 वाली भी पढ़ लेना, क्योंकि ये भी बहुत आती है। जैसे ये रिएक्शन आपको मैं बताऊं कि ये आपने एल्काइन लिया और इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया HgSO4 और H2SO4, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, ये डाइल्यूट कंडीशन में है, बहुत डाइल्यूट है, 20% के आसपास रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए H2 डबल बॉन्ड CHOH ये बनता है, या अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसको रीअरेंज करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO। ये रिएक्शन भी बहुत आती है। इसी की अगर मान लीजिए आपको प्रोपाइन वाली रिएक्शन करनी है तो प्रोपाइन वाली रिएक्शन भी करके आप देख सकते हो। प्रोपाइन वाली रिएक्शन में सेम कंडीशन चलती है, वाटर जब आप लोग डालेंगे तो यहाँ पर सेम वही HgSO4 H2SO4, तो यहाँ पर एसीटोन बनता है। ये रिएक्शन भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर अगर एल्काइन की मैं बात करता हूं तो एल्काइन में एक चीज और आ सकती है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और साथ ही साथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इन दोनों से रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा, इन दोनों से रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा। ये रिएक्शन भी मैंने अपने बैच में सभी में पढ़ाई हैं, अगर आप हमारे बैचेस में हैं तो वहां तो आप नोट कर ही लेंगे, एल्कीन एल्केन एल्काइन की वीडियोस आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको नोट करना पड़ेगा कि अमोनियम ये वाली रिएक्शंस में ये आपको यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, यहाँ पर रेड मिलता है। इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप चाहिए चलिए कर ही देते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया मैंने,
इसकी रिएक्शन 2AgNO3 के साथ मैंने कराई, 2AgNO3 के साथ कराई, साथ में मैंने 2NH4OH लिया। इसको जब रिएक्शन कराया यहाँ तो C, ये एसिडिक करैक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा और साथ में निकलेगा आपका 2NH4NO3, 2NH4NO3 निकलेगा और साथ में 2 बूंद जिंदगी की। इसी तरीके से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। इसी तरीके से आपको क्यूप्रस क्लोराइड वाली रिएक्शन भी पढ़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। डाइएल्स एल्डर रिएक्शन भी इसमें आप पढ़ करके जाइएगा। डाइएल्स एल्डर रिएक्शन, डाइएल्स एल्डर रिएक्शन मैंने बहुत पढ़ाई है और बहुत वीडियोस इस पर दी है मैंने, इसको इंपॉर्टेंट मान करके पढ़ के जाइएगा। ब्यूटाडाइइन वाली रिएक्शन चलती है इसमें, आपको पता होगा। डाइएल्स एल्डर रिएक्शन सिंपल है कि इस तरीके से आप लेते हो, ऐसे करके लेते हो, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए, साइक्लोब्यूटाडाइइन, इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। डबल बॉन्ड आप इधर ना लगा करके इधर लगाएंगे, क्योंकि शिफ्टिंग अगर दिखाना चाहते हैं तो ऐसे और ऐसे दिखाइए तो बॉन्ड यहाँ पर दिखा सकते हैं। बात वही स्ट्रक्चर पलट के बना हुआ था। ये सब पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल और एराइल हैलाइड, एल्काइल एंड एराइल, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, एल्काइल और एराइल हैलाइड में साथियों जो मैं पॉइंट बता रहा हूं नोट कर लो, रखा हुआ है पेपर के अंदर। नंबर 1 SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इन दोनों के अरेंजमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल दिए होंगे बहुत सारे, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट पूछे जाएंगे, इसलिए इनका अरेंजमेंट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। दूसरी बात यह है, इसमें जो एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन कहां से बन सकता है मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एल्काइल और एराइल हैलाइड से अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। नंबर 1 वुड्स रिएक्शन से जुड़ा हुआ, जो मैंने आपको पूरा बताया ऊपर, वुड्स रिएक्शन से जुड़ा हुआ। दूसरा क्वेश्चन फिटिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखने, फिटिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ। तीसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एमीन्स का है, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन चूंकि क्लोरो कंपाउंड से है तो पूछा जा सकता है। फिटिक रिएक्शन में एक और भी ध्यान देना कि डायरेक्ट डाइफिनाइल पूछ सकते हैं कि डाइफिनाइल जो है वो किस रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है, तो आप बताओगे कि भैया ये फिटिक रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है ना। कपलिंग रिएक्शन में डाइएजो बॉन्ड होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। वुड्स रिएक्शन के थ्रू एल्केन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे मैंने ऊपर अभी आपको बताया एक्सेप्शंस भी ध्यान देते हुए चलना है। इसके सीरीज में ही आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि हेलो एल्केन जितने भी होते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स जितने भी होते हैं, इन हेलो एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी पानी में, सॉल्युबिलिटी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी में आपको पता है कि कम घुलते हैं या लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं और वाटर की जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। हालांकि ये पोलर होते हैं, फिर भी इस बात को ध्यान देना है। और साथ ही साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जितनी ब्रांचिंग के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट पड़ता है, ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज करता चला जाएगा। इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता चला जाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बात करूं तो यहाँ पर CH3, H2, CH2, CH2, Cl मैंने लिया, इसी को मैं और ब्रांच करता हूं, यहाँ पर मैंने CH3, CH2, फिर यहाँ पर मैंने CH, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, इस तरीके से कर दूं। इसके बाद और मैं मॉलिक्यूल को ब्रांच करने की कोशिश करूं तो ये संभावना हो सकती है CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर Cl ले लेता हूं, इधर मैं आपका CH2, CH3 ले लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3, एक मॉलिक्यूल ऊपर लेना पड़ेगा, सॉरी,
यहाँ पर मैं CH3 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं CH3 कर देता हूँ। तो 3 2 5 2 7 2 9 3 3 9 इस तरीके से ऊपर से नीचे आने पर देख रहे हैं आप ब्रांचिंग होती चली जा रही है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने का मतलब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि स्फेरिकल शेप मॉलिक्यूल की होती चली जा रही है और स्फेरिकल होने से जो वीक जो चारों तरफ का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है वैन डर वाल्स फोर्स का, इसीलिए आसानी से बॉयल हो जाते हैं। एल्किन, हेलो एरीन में कुछ कॉमन रिएक्शंस भी हैं जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, कन्वर्जन्स भी हैं इसके अंदर, उन कन्वर्जन्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपको वैसे बेस्ट सलाह यही दूंगा कि कन्वर्जन आप एनसीईआरटी को उठा करके कर लीजिए कन्वर्जन, और नहीं तो आप मेरे चैनल पर चले जाइएगा, कन्वर्जन्स बहुत सारे मैंने कराए हैं और इम्पोर्टेंट भी कराए हैं, उनको आप वहां से जरूर करिएगा क्योंकि ये कन्वर्जन एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। क्लोरो बेंजीन से जुड़ी हुई जो रिएक्शन है आर्थो पैराडाक्शन वाली, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करता हूं तो क्लोरोबेंजीन में डीडीटी का नाम बड़ा फेमस है। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के स्ट्रक्चर को पूछा जा सकता है और क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं। तो अगर मैं डीडीटी की बात करता हूं तो डीडीटी के स्ट्रक्चर में देखो, ये मैंने आपका क्लोरल से बनाने की कोशिश की थी और बनाया भी था। यहाँ पर आप बॉन्डिंग ऐसे बना लीजिएगा, ये दो क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में अटैच कर देना, ये दो क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल डाइक्लोरो, देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन साफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पैरा पोजीशन पर है तो पैरा कॉमा पैरा डैश, फिर आगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन आप बोल सकते हो, ये नाम भी पूछा जा सकता है। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ CHCl3 की, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग एक चीज है कि अगर ये ऑक्सीजन के टच में आ जाता है, एयर के टच में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए COCl2 फॉस्जीन गैस बना लेता है, जो Cl2 बना लेता है, यानी कि मॉलिक्यूल को आपको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए और साथ में आप 2HCl निकाल दीजिए। तो कंट्रोल करने के लिए आपको मैंने पढ़ाया है कि इसमें इथेनॉल मिला देते हैं। अगर आपने इसमें इथेनॉल मिला दिया तो आपको पता होना चाहिए डाई इथाइल कार्बोनेट बन जाता है। डाई इथाइल कार्बोनेट बनने की वजह से ये रिएक्शन नॉन पॉइजनस, ये तो कंपाउंड आपका पॉइजनस होता है, पॉइजन है ये, और ये आपका नॉन पॉइजन है, यहाँ पर नॉन हो गया और साथ में निकल जाता है आपका 2HCl। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग और जितने भी कंपाउंड हैं उन कंपाउंड में जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कंपाउंड है, तो यहां लिख देता हूं हेडिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो मैं नेम रिएक्शन तो आपको इंडिकेट कर रहा हूं, सबसे पहले तो ये नेम रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। जैसे कि नंबर 1 आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल पढ़ करके जानी है। दूसरी रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। नेम रिएक्शंस में जाकर के हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन मिलना है 100%। कैनिजारोज रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन की बात जरूर याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन की बात आपको नहीं भूलनी चाहिए यहाँ पर। इसी तरीके से फोर्थ एल्डोल कंडेंसेशन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इतनी रिएक्शन तो जरूर पढ़ना है। इनके रिएजेंट वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये तो 100% आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। और इसमें रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन होता है NH2 साथ में KOH डालते हैं। इसी तरीके से आपको क्लीमेंसन रिडक्शन भी आपको पढ़ना है, क्लीमेंसन्स रिडक्शन पढ़ना है। इसमें आपको याद होगा क्लीमेंसन्स रिडक्शन में आपसे रिएजेंट पूछ सकते हैं, जिंक, मरकरी और HCl, ये रिएजेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, कैनिजारो में अल्फा की बात कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको रीमर टीमन रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म यानी कि यहाँ पर आप सैलिसिलैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड दोनों बना सकते हैं, आपने याद किया होगा और ये रिएक्शंस पढ़ी भी होंगी। इतनी रिएक्शंस तो आपको छोड़नी नहीं किसी कीमत पर। बाकी आप गेटरमैन कोच है ना, और अब बेंजोइन कंडेंसेशन है, पर्किन रिएक्शन सब पढ़ेंगे, लेकिन इतनी तो नहीं छोड़नी। ये तो मेरा वादा है कि यहाँ से हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये इनमें से तो मिलना निश्चित हो जाता है। इसके बाद मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मैकेनिज्म में तो मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट पढ़ लीजिएगा, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। और कहाँ कहाँ, एक तो रीमर टीमन का इंटरमीडिएट पढ़ लेना, रीमर टीमन का इंटरमीडिएट पढ़ लेना, ठीक है। रीमर टीमेंस में कौन इंटरमीडिएट है इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद आपको जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको जरूर पढ़ लेना है। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म आपको पढ़ लेनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही जरूर करना है आपको। और आपको एल्कोहल का हाइड्रेशन, मतलब एल्कीन का हाइड्रेशन से जो एल्कोहल बनता है वो भी पढ़ लेना है, एल्कीन का हाइड्रेशन। इन दोनों की मैकेनिज्म आप ध्यान से पढ़ के चले जाइएगा। इनमें प्रोटोनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रोटोनेशन जरूर पढ़ लेना, छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है प्रोटोनेशन को। समझ रहे ना मेरी बात को। बहुत अच्छे ढंग से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि उन्हें याद आ जाए कि पढ़ना क्या क्या है। अगर आपको ये याद आ जाता है ना क्या क्या पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एग्जामिनेशन के टाइम पर, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को जरूर पढ़िए, छोड़िए नहीं किसी कीमत पर। रीमर टीमन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एल्कीन का हाइड्रेशन, ये नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। साथ ही साथ आपको रिएजेंट का डिस्टिंग्विश जरूर याद रखना है कि कहां पर डिस्टिंग्विश, देखो क्या याद रखना है डिस्टिंग्विश में। डिस्टिंग्विश में आपको एक तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस के लिए कौन से रिएजेंट चाहिए जैसे फेलिंग की बात भी आती है, फेलिंग की बात भी क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग ए होता है और एक फेलिंग बी होता है। एल्कालाइन कॉपर सल्फेट और रॉ चिली सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का। उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन के बाद आपने पढ़ा होगा आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। टॉलेंस का भी बहुत अच्छा रोल है, टॉलेंस रिएजेंट ये भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। टॉलेंस के बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट को भी नहीं छोड़ना है आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये चीजें अगर आपको ना मिले तो कहना 100% मिलना निश्चित है। याद दिलाने वाला भी तो कोई टीचर होना चाहिए। पढ़ाने के लिए तो दुनिया बहुत पढ़ा ही रही, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ कि आखिरकार ये पढ़ के चले जाना भैया, भला हो जाएगा आपका। और इसके बाद भी अगर आप नहीं मेरी बात से कहीं पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि भाई आप उसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं एग्जामिनेशन को। तो ये चीजें आपको छोड़नी नहीं, पढ़ करके चली जानी है। कुछ रिएक्शंस के नाम मैं बता रहा हूं, उन रिएक्शंस को जरूर पढ़ना है, छोड़ना नहीं, ठीक है। रिएक्शंस कौन कौन सी पढ़ लेनी है वो भी देखिए, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस किया है। रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कौन कौन सी भाई। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैंने अभी बोली थी ऊपर से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दोबारा बोल रहा हूं कि आ सकती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ सकती है। दूसरी रिएक्शन जो आने की संभावना है वो एस्टरिफिकेशन ही आ सकती है, एस्टरिफिकेशन आ सकती है। तीसरी जो संभावना है HBZ रिएक्शन भी आ सकती है, नोट कर लो कहीं ना कहीं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख ही दिया आ सकती है। चौथी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट बनी रहेगी, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रेजीन वाली, फिनाइल हाइड्रेजीन की रिएक्शन पूछी जाती है। करके जाइएगा, पढ़ करके जाइएगा, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। एक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का रोल जरूर ध्यान दीजिएगा। और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन, एल्डिहाइड एंड
कीटोन का रिडक्शन याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, और सातवें नंबर पर जो रिएक्शंस एसिडिक करेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सप्लेन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर जो एक्सप्लेन करें वो रिएक्शन एसिडिक करेक्टर। ठीक है, फिनॉल में भी पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन जरूर पढ़िएगा। फिनॉल में फिनॉल टू पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, बिना पढ़े मत जाइएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सब टॉपिक आप पढ़ करके जरूर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ साथ मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में दो बातें याद रखना, काम आपका यहां पर भी सफल होगा 100%। एक तो रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं, जैसे हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन को जरूर पढ़ लेना, ब्रोमामाइड और रिएक्शन पढ़ लेना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एमाइड जब हम लेते हैं तो ये एमीन में कन्वर्ट होता है और कार्बन का नंबर भी डिक्रीज कर देता है। रिएजेंट कौन चाहिए होता है इसमें, Br2 और एक्वस KOH की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक रिएक्शन मुझे याद आ रही, छूट रही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड में जरूर पढ़ लीजिएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वो स्लिप कर गई दिमाग से तो मैं वहां पर लिखे भी दे रहा हूं। ये यहीं पर आप आ जाइए, एल्काइल हैलाइड में आइए, तब मैं वहां पर लिख देता हूं। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं, बाकी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पूरा ही अपना तैयारी कर ही ली होगी आपने, कर ही ली होगी। यहाँ पर एक क्या पढ़ लेना आपको, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इस रिएक्शन पर क्वेश्चन आता है और ये एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म भी आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। क्या पढ़ना है आपको, मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मैकेनिज्म जरूर पढ़ना, मैकेनिज्म जरूर पढ़ना। अभी आज थोड़ा देर और लगेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉफमैन्स के बाद एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जहां पर RNC बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो, फिनाइल आइसो, फिनाइल वाली भी एल्काइल वाली भी चलती है, और कार्बल एमीन रिएक्शन में दोनों है, और फिनाइल वाली है तो C6H5NC से रिप्रेजेंटेशन है, इसी को आप कार्बल एमीन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन भी पढ़ करके चले जाइएगा। और एक गैब्रियल थैलिमाइड का एग्जाम्पल, और गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में, गैब्रियल थैलिमाइड और रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है कि इससे हम लोग प्राइमरी एमीन ही बनाते हैं, नंबर 1। बाकी रिएक्शन तो आप पढ़ ही लेते हो, यहाँ पर प्राइमरी एमीन ही बनते हैं, एक बात तो आपको ये याद रखनी है, प्राइमरी एमीन बनते हैं, है ना। और दूसरी चीज है कि इससे आपका, अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफिलिक से ये रन करती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं बनाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि प्राइमरी एमीन तो बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एनिलीन अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे नहीं बनता है। तो यहाँ पर नोट कर देता हूं, एनिलीन इस रिएक्शन से नहीं बनता। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, दूसरी बात आपको बताने की कोशिश यहां पर यह भी करूंगा मैं कि इन टॉपिक्स में एक रिएजेंट है जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, जरूर पूछा जाता है हिंसबर्ग। ये हिंसबर्ग रिएजेंट पता क्या है, ये पूछ सकते हैं, तो आप बताना कि डिस्टिंग्विश कर देता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश कर देता है। फार्मूला क्या होता है, C6H5SO2Cl,
ये पूछा जा सकता है, फार्मूला और क्या करता है ये पूछा जा सकता है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल अगर टॉपिक कंसीडर कर देते हैं तो बायोमोलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे तो उस मॉलिक्यूल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक बता देता हूं। पहले यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आप एक तो ये जरूर पढ़ लेना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे RMgX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहां पर आप सबसे ज्यादा इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से इसे जानते हैं। एक तो ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी, इसकी रिएक्शन किस किस से पढ़नी है, बस उतनी पढ़ना, ज्यादा नहीं, अनुसर की बात को मानना है। तो RMgX अगर पढ़ना है तो नंबर 1, एक तो रिएक्शन आप इथेनॉल या इथेनॉल से पढ़ लेना, ठीक है। नंबर 2, एक रिएक्शन आप जरूर पढ़ना कार्बन डाइऑक्साइड से, आनी निश्चित है। एक रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से, एक रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड से पढ़ लेना और एक रिएक्शन आप एसीटोन से पढ़ लेना। इतनी रिएक्शन अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो मेरा वादा है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको 100% मिल जाएगा। और एक रिएक्शन HCN और CH3CN से, इतनी रिएक्शन इसमें पढ़ना है। बाकी आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है। ज्यादा कौन रिएक्टिव है वो चीज थोड़ी देख लेना, बाकी आप टेंशन इसमें नहीं लीजिएगा, इतने से ही काम आएगा। इसका नाम चाहे वो फिनाइल से बनाना चाहे वो एल्काइल से बनाना, दोनों से काम बन जाएगा। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर चले आइए। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर अगर मैं बात करता हूं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो पूछा जाएगा तो नंबर 1 कौन कौन से कंपाउंड पूछे जा सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। एक तो आपको ये नाम बड़ा फेमस होगा जो आपने सुना है, इसको पायरेडीन के नाम से जानते हैं। पायरेडीन ये पूछा जा सकता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक तो है ही। साथ में आपसे ये कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है। पिपराइडीन में हाइब्रिडाइजेशन, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, ये बात ध्यान देना। बेसिक करेक्टर इसका इससे ज्यादा ही होगा, ये मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक, क्योंकि ये एलिफेटिक कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद आपको पायरोल का नाम जरूर याद रखना है कि सर ये पायरोल कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद आपको एक फ्यूरॉन का नाम भी याद रखना है, ये फ्यूरॉन का एग्जाम्पल भी याद रखना है। और एक आपको थायोफिन का एग्जाम्पल याद रखना है। इन तीनों में आपको एक तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर ध्यान देना, एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी के ऑर्डर को याद रखना। एक तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर तो पूछ ही सकते हैं, एरोमेटिसिटी इतना ही पूछेंगे बस, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पूछ सकते हैं। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा थायोफिन होता है, ये आपका थायोफिन सबसे ज्यादा एरोमेटिक माना जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल आपका एरोमेटिक करेक्टर में अगर आता है कहीं पर तो ये पायरोल का आ जाता है, और उसके बाद आज आपका फ्यूरॉन आ जाता है। तो इसी ऑर्डर को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर में ये चीज एरोमेटिसिटी का। दूसरी चीज भी आपको याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक नेचर भी याद रखना है, बेसिक नेचर, ठीक है। बेसिक नेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है ये जरूर पढ़ करके जाइएगा, क्वेश्चन यहां से भी मिलने की उम्मीद मिल सकती है। और कौन सा कंपाउंड है जो रीमर टीमन रिएक्शन शो नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट और रिएक्शन कौन नहीं शो करता है, कौन नहीं शो करता है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना। आपको बता दूं पायराडीन जो कंपाउंड होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बेस है और इसका जो AlCl3 मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्शन उससे कर लेता है, इसलिए वहां पर भी रिएक्शन नहीं हो पाती है बेसिक करेक्टर होने की वजह से, ठीक है। पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये जो जितने पॉइंट आपको बता रहा हूं ये पॉइंट आपको छोड़ने नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं पॉलीमेराइजेशन, डाइस, ड्रग्स कंसीडर कर देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं ड्रग्स, डाइस एंड पॉलीमेराइजेशन।
तो ड्रग्स डाइस पॉलीमराइजेशन में भी आपको क्या पढ़ लेना, इस बात का जरूर याद दिलाऊंगा। देखिए ड्रग्स में सबसे पहले तो आपको नंबर 1 एक एंटीपायरेटिक और एंटी, एक तो एंटीपायरेटिक का एग्जांपल, एंटीपायरेटिक क्या है, सुनो थोड़ी देर और, एंटीपायरेटिक का एग्जांपल, और साथ में इसके एग्जांपल में एक पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनाल्जेसिक में भी यही एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें एक एस्पिरिन, एस्पिरिन जो एस्पिरिन एक्चुअली में एनाल्जेसिक में काउंट होती है, यहां पर लिख देता हूं एनाल्जेसिक में एस्पिरिन का नाम याद रखिएगा। और एस्पिरिन का काम एक और भी होता है, ब्लड को डाइल्यूट करना, वो भी याद रखना। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में आप जरूर ध्यान देना, एक तो डिटॉल का कॉम्बिनेशन, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है, टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है क्या, डिटॉल, ये जरूर याद रखना डिटॉल, ठीक है। और दूसरा एंटीसेप्टिक में ही अगर आप चले आते हैं तो एक आयोडीन टिंचर भी याद रखना, आयोडीन टिंचर का नाम भूलना मत, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं भूलना है, आयोडीन टिंचर, ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। दूसरी चीज आपको और बताऊंगा, यहां पर ड्रग्स के अंदर एक एलोस्टेरिक पॉइंट होता है, उसको पढ़ लेना, एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक साइट को पढ़ करके चले जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जगह भी बता दे रहा हूं, ये वहां से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगर मैं डाइस की बात करता हूं तो डाइस में एक तो नंबर 1 आपको एलिजरिन डाई, एलिजरिन डाई का एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एलिजरिन एग्जाम्पल भूलना नहीं, पढ़ लेना कायदे से, कायदे बिल्कुल छोड़ना नहीं, ठीक है। एलिजरिन, एलिजरिन के बाद एक इंडिगो पढ़ लेना, इंडिगो डाइस पढ़ लेना, और बेसिक और मॉर्डेंट एक वर्ड होता है मॉर्डेंट डाई, मॉर्डेंट डाई, इसको भी ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, और एक वेट डाई, ठीक है। इतना पढ़ लेना, ज्यादा आपको डाइज में इनका एलिजरिन का स्ट्रक्चर भी मैंने बहुत बार पढ़ाया है, उस स्ट्रक्चर को भी करके चले जाना। हो सकता है आपसे हालांकि स्ट्रक्चर पूछा जाने की संभावना कम है, लेकिन एग्जाम है भाई, पूछ सकते हैं, तो पढ़ करके आप जाइएगा। पॉलीमेराइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो पॉलीमेराइजेशन में एक तो आप कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, और साथ में एडिशन पॉलीमर, इनमें डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। एडिशन पॉलीमर कोई भी एक एग्जांपल देके आपको पूछा जा सकता है कि कौन किसका एग्जांपल है, तो यहां पर मैं एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं कि मेनली इसमें एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहां पर एग्जांपल्स पर फोकस करना है। दूसरी चीज आपको बताऊं, बेकेलाइट को पूछा जाता है, बेकेलाइट नोवोलैक, यहां पर बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट में मोनोमर यूनिट को कभी कभी मैंने देखा है खूब पूछा है, मोनोमर्स को पूछा गया है, यहाँ पर मोनोमर्स पढ़ लेना है ना, ध्यान रखना है आपको। और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, और एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में पीएचबीवी का एग्जाम्पल भी, पीएचबीवी का एग्जाम्पल भी आप पढ़ करके चले जाना, मैं उम्मीद करूंगा यहां से मिलेगा। और साथ ही साथ में एक एग्जाम्पल आपको नाइलॉन, नाइलॉन, नाइलॉन 6,6 का पढ़ लेना है, और नेक्स्ट चीज आपको डेक्रॉन पढ़ लेना है। क्योंकि यहां पर मैं जरूर बात आपसे करूंगा कि कौन सा एमाइड है इसमें, कौन सा एमाइड है, कौन सा इसमें एस्टर कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछिएगा। और एक कौन सा अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में काम आता है, फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया जिसे आप बोलते हैं, है ना, वो कंपाउंड भी आप पढ़ करके चले जाइएगा। तो ये बात, मेलामाइन आपने पढ़ा होगा, मेलामाइन का एग्जाम्पल भी पढ़ के चले जाना है। तो 7वां मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर मेलामाइन नहीं, याद दिला रहा हूं आपको, मेलामाइन को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है।
और एक जो पूछा जा सकता है वो वर्ड, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1, एक आपसे प्लास्टिक सीजर्स भी पूछे जा सकते हैं, प्लास्टिक सीजर्स भी पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर जिसे पॉलीमर में आती है, तो नेचुरल रबर का एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल मतलब कि स्ट्रक्चर बना करके आपको दे दे, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन का। और 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन का ये यूनिट अगर पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए, आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं साथियों। तो ये मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई हैं। और एक टॉपिक और बचा है, उसको भी जरा कंफर्म कर लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं अपने रिवीजन क्लास में। रिवीजन क्लास में ये सिलेबस हमारा था, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इससे पहले भी बताता रहा हूं। देखिए, ये मैंने सब बातें आपको बताई, इसमें से कोई चीज देखता हूं कि अगर कोई रहता है तो वो भी आपको कंफर्म कर देता हूं। लिए यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर, फैट्स, ऑयल्स, डिटर्जेंट और बायोमोलिक्यूल, दो बातें आपको और बता देता हूँ कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। फैट्स, ऑयल्स और डिटर्जेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो साथियों, इसकी वीडियो के क्वेश्चंस में डाल दूंगा, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस पढ़ लेना, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है। किसे पढ़ना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। ये मैं क्वेश्चन आपको कल अपलोड कर दूंगा। तो इनके जो फैट्स, ऑयल्स और डिटर्जेंट के जो एमसीक्यूज हैं, उनको आप कर लीजिएगा, जो मैं कल अपलोड कर दूं, जो कल अपलोड हो जाएंगे, कल अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, इन्हें पढ़ लेना। और साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल में एक ज़्विटर आयन को जरूर पढ़ना, ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप डीएनए पढ़ लीजिएगा। और ग्लूकोज के जो डाइसैकेराइड हैं उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए मैं वहीं वापस अपने पेज पर पहुंच जाता हूं। तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि आपको ये चीज और ध्यान से पढ़ के चली जानी। बायोमोलिक्यूल, ऑयल्स और डिटर्जेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहां पर लिख लेता हूं। दो मिनट का समय दीजिए बस, पेन हैंग कर रहा है, रोक लूं जी। डबल पेज खुलने की वजह से ऐसी कंडीशन हो गई है, एडजस्ट होगा, 2 मिनट लगेंगे इसमें। जी, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि हम लोग अगर ये चीजें याद रखें क्या, जैसे कि ऑयल्स और डिटर्जेंट्स के तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑयल्स, फैट्स एंड डिटर्जेंट्स। ऑयल्स और फैट्स डिटर्जेंट्स के मैं एमसीक्यूज डालूंगा, उनको पढ़िएगा, उनको पढ़ लेना। तो यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा एमसीक्यूज, आप जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसको आप पढ़ लेना, वीडियो के द्वारा पढ़ोगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, उन्हीं को आप इंडिकेट कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके तो एमसीक्यूज में आपको 25 एमसीक्यूज आपको दे दूंगा, इनको ध्यान से पढ़। अगर मैं बायोमोलिक्यूल की बात कर लेता हूं, तो बायोमोलिक्यूल में मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, यहां पर नोट कर लो। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स में दोस्तों क्या पढ़ लेना चाहिए वो मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, यहां पर दोबारा भी इंडिकेट कर देता हूं, लास्ट टॉपिक है हमारा। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज के डाइसैकेराइड, ग्लूकोज के डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल। ठीक है, डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल पढ़ लेना। दूसरा, ग्लूकोज की जो रिएक्शन पढ़ना है, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे पढ़ना है? नंबर 1, केवल 3 पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ने दूंगा आपको। नंबर 1 HI से रिएक्शन पढ़ लेना,
दूसरी आपको फिनाइल हाइड्रेजीन से रिएक्शन पढ़ लेना, फिनाइल हाइड्रेजीन से, और एक इसका ऑक्सीडेशन और एक मात्र रिडक्शन। बस यहां ग्लूकोनिक एसिड बना लेना, यहां सॉर्बिटॉल बना लेना, यहां पर आपका ग्लूकोसा जोन और यहां पर एनहेक्सेन, तो यहां पर एनहेक्सेन बनाने वाली रिएक्शन पढ़ लेना, यहां पर आपका ग्लूकोसा जोन पढ़ाने वाली, ग्लूकोसा जोन बनाने वाली रिएक्शन, यहां पर ग्लूकोनिक एसिड वाली रिएक्शन पढ़ लेना, और यहां पर आप सार्बिटॉल का फॉर्मेशन पढ़ लेना। ग्लूकैरिक एसिड भी होता है HNO3 की प्रेजेंस में, दोनों पढ़ लेना। ग्लूकैरिक एसिड को जरूर पढ़ें, CHARIC, ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि इन सब बातों को पढ़ने के बाद आपको एक ज़्वेटर आयन का फॉर्मेशन, ज़्वेटर आयन में एक एम्फोटेरिक कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एग्जांपल लिया, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ज़्वेटर आयन जो होते हैं जितने भी कंपाउंड हैं, इनमें आपने देखा होगा ग्लाइसिन है, NH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, और यहाँ पर आपका COOH हो गया। इसका ही H निकल करके यहाँ पर चला जाता है, तो वो कंडीशन आप ध्यान दीजिए, इसका H जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये कंडीशन क्या बनाएगा, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर CH2 COO नेगेटिव। ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर दोनों चार्ज होते हैं, इसको हम लोग डाईपोलर आयन भी बोलते हैं, डाईपोलर आयन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग ज़्वेटर आयन के नाम से भी जानते हैं, ज़्वेटर आयन के भी नाम से। इसे इंटरनल सॉल्ट या इनर सॉल्ट भी बोलते हैं, इनर सॉल्ट भी या इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके सभी नाम भी आपको ध्यान से याद रखने हैं, तो ये चीजें पढ़ लीजिएगा। और प्रोटीन का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल भी बहुत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल भी बहुत है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन में जब जाना तो प्रोटीन में कौन सी कहां पर होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल ग्लोब्यूलर प्रोटीन और साथ में ही आपका फाइब्रस प्रोटीन, इनके एग्जाम्पल आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बाकी तो पढ़ना आपको सभी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई, और ये पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ उठा लीजिएगा, और साथ ही साथ आप जो है इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में। ये पीडीएफ मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, और कल ध्यान से इसको पढ़ लेना। और कोई भी दिक्कत लगे तैयारी में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9473702711। ठीक है ना। चलिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमारा मास्टर स्ट्रोक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकें। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, पीजीटी केमिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बेस्ट रहेगा आप प्रिपरेशन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान कर लें और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे टॉपिक जरूर बताइएगा। रिवीजन का ये हमारा पर्पस था, हमारा पर्पस यहाँ पढ़ाना नहीं था, हमारा पर्पस था आपको याद दिलाना कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि इतनी चीजें आप अपने माइंड में सेट करके आगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।